Hello and welcome back to our schemes classes, and here in these classes हम schemes कर रहे हैं ministry wise. So today we are going to cover Ministry of Tribal Affairs schemes. हम already काफ़ी सारी ministries cover कर चुके हैं, जैसे Ministry of Agriculture, Rural Development, Fisheries, Housing, MSMEs and also Finance. Now let us start with Ministry of Tribal Affairs. और हम Ministry of Tribal Affairs में कुछ schemes cover करेंगे, जैसे कि Pre-Matric Scholarship for ST Students, Post-Matric Scholarships, एकलव्य Model Residential Schools, then प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, डेवलपमेंट ऑफ PVTGs, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. उसके बाद कुछ विलेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, एंड देन रिसेंटली लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड PM जनमन. सो बिकॉज ये दोनों स्कीम्स हम सेपरेटली हमारे इस चैनल पर कवर कर चुके हैं, सो आई विल प्रोवाइड यू लिंक्स टू दोज सेपरेट वीडियोज़ बिकॉज वाई टू रिपीट स्टफ. ये दोनों स्कीम्स ऑलरेडी अच्छे से कवर हो चुकी हैं. लिविंग दीज टू स्कीम्स दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट लेटेस्ट स्कीम्स एंड इसलिए इसको सेपरेटली कवर किया गया था. लिविंग दीज टू स्कीम्स हम बाकी सारी स्कीम्स आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो वी विल डिस्कस की बजट में क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, एंड ऑल्सो व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विद बजट 2025. So what is budget 2025 has allocated for this ministry? The total budget allocation for scheduled tribes development in 25-26 was 14,925 crore, and that is an increment of 45% from the last budget. यानी last budget में 10,000 crores were allocated and इस budget में around 15,000 crores were allocated, which means 45% budget increase हुआ है. Now these are Ministry of Tribal Affairs allocation from 23 to 25 and we can see कि कैसे allocation जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है. एलोकेशन में ग्रोथ दिख रही है. स्कीम्स आर बीइंग लॉन्च्ड एंड प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज टेकिंग प्लेस. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है 1999 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से बाइफर्केट करके यानी अलग करके एक नई मिनिस्ट्री फॉर्म की, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो ये सेपरेट मिनिस्ट्री की तरह आई 1999 में, जब इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से सेपरेट कर दिया गया. ऑब्जेक्टिव था इसको करने का कि हमें डेडिकेटेड फोकस करना है सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड दैट इज़ व्हाट दिस बाइफर्केशन वाज डन. एंटायर कंट्री में ये लागू था, बट एम्फेसिस वाज ऑन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज. नाउ इफ वी सी सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. ये एग्जाम्स में आ जाता है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल या DPSP के आर्टिकल्स या पीसा एक्ट. सो इसे हम एक बार देखते हैं कि किस में क्या दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5th शेड्यूल में बोला गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से ये डील करेगा अदर देन दोज एरियाज या दो स्टेट जो 6th शेड्यूल में सेपरेटली कवर्ड है. 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस है फॉर ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. दिस यू कैन लर्न बाय निमोनिक ATM. द फेमस निमोनिक इज ATMM. सो ATMM स्टेट्स को छोड़कर जो भी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें 5th शेड्यूल लागू होता है, and 6th schedule applies to tribal areas of ATMM, that is Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Now there is also article 46 of DPSP that says that state must promote educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes and protect them from exploitation. यानी article 46 भी हमें ये बताता है DPSP का कि scheduled caste और scheduled tribes के interest को हमें protect करना है. Then under article 338A, establishment of National Commission for Scheduled Tribes has taken place and this was added by 89th Constitutional Amendment of 2003. So आपको ये दोनों तीनों फैक्ट्स याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आर्टिकल 338A दिस कमीशन वॉज स्टैब्लिश स्पेसिफिकली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दिस वॉज एडेड बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003. नाउ देर इज ऑल्सो एन आर्टिकल 275 clause 1 दैट सेज ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स विल बी गिवन फॉर ट्राइबल वेलफेयर, एंड देर इज ऑल्सो पीसा एक्ट ऑफ 1996 जो कि एक्सटेंड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज विद स्पेशल पावर्स फॉर ग्राम सभास. राइट. नाउ देर इज़ ऑल्सो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ऑफ ट्राइबल्स ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, एंड देर आर ऑल्सो 2 schedules दैट इज शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 दैट टॉक्स अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. सो शेड्यूल 11 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है. राइट. नाउ लेट अस सी
What are some key institutions under this ministry? So first is TriFed. TriFed stands for Tribal Cooperative Marketing Federation of India. मतलब ट्राइफेड हमने फॉर्म किया है एज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ट्राइबल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा एमएसपी फॉर एमएफपी दैट इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड मैनेज करेगा वन धन केंद्र। इसे हम डिटेल में स्कीम में पढ़ेंगे। सो जब तक के लिए अब बस याद रखिए कि दिस इज़ अ की इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देन सेकेंड इंस्टीट्यूशन इज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन्स देता है टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स। नाउ दिस स्कीम इज ऑल्सो is one of the scheme जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन देर इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338A दैट वाज एडेड बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। नाउ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो देयर जो रिसर्च और ट्रेनिंग करते हैं, एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स आर ऑल्सो देयर जो कि ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए है और जो कि इस स्कीम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Now, the Ministry of Tribal Affairs is a nodal body for 10.45 crore scheduled tribes that constitutes 8.6% of India's population. यानी scheduled tribes as per our census is 8.6% of our population, and that is 10.45 crore of people. So it becomes very important कि इतना huge population है, तो there was a need of separate ministry also, and there is need to focus on schemes as well. Now from education, that is Eklavya model residential schools, scholarships that we are going to study, to livelihood such as One Dhan Kendras, MSP, to village development such as Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana or DAJGUA. The ministry plays a central role in empowering tribal communities and ensuring their contribution to our Viksit Bharat. Now we will start first with educational schemes, educational and human resource development, and इसके अंदर हम 3 schemes को cover करने वाले हैं। First is pre-matric scholarship, second is post-matric scholarship, and third is Eklavya model residential schools. So first is pre-matric scholarship. Pre-matric scholarship मतलब बिफोर 10th क्लास की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स होती हैं। नाउ मेनली हेयर इट इज़ रिटन 9th and 10th क्लास, बट इस स्कीम में 2 कंपोनेंट्स है जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक भी डील करते हैं। सो वील रीड दैट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू एनकरेज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स टू परस्यू द एजुकेशन एट प्री मैट्रिक लेवल, स्कूल ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना, क्रिएट करना एजुकेशनल फाउंडेशन सो दैट दे कैन प्रोग्रेस टू हायर स्टडीज़। नाउ अब आपको ये जो याद रखना है वो ये है कि स्कीम में 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फॉर SC स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9th and 10th, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ फॉर उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स अनक्लीन हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, एंड वो उसके लिए हम क्लास 1 to 10th के बच्चों से डील करते हैं। बट बाकी ऐसी स्टूडेंट्स के लिए द स्कॉलरशिप इज़ फॉर 9th and 10th क्लास। नाउ एलिजिबिलिटी में आपको याद रखना है दैट they must belong to scheduled tribe studying full time in class 9th and 10th, and parental income should be less than or equal to 2.5 लाख। तो आपको ये इनकम क्राइटेरिया याद रखना है, दैट इज़ 2.5 लाख। अब वो बच्चों की बात करते हैं जिनके पेरेंट्स अनक्लीन हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इंगेज हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग में, टैनिंग फ्लेइंग में, वेस्ट पिकिंग में या हजार्डस क्लीनिंग में, तो वो बच्चों को हम कवर कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो यहाँ पर हम कास्ट नहीं देख रहे हैं कि वो SC है, ST है, OBC है, पर यहाँ हमने कवर किया है इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन उन बच्चों को जो उनके पेरेंट्स मैनुअल स्कैवेंजिंग, टैनिंग, वेस्ट पिकिंग, हजार्डस क्लीनिंग में इन्वॉल्व हैं। नाउ दे मस्ट प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और अ लोकल बॉडी, एंड देयर इज़ नो इनकम सीलिंग इन दिस क्राइटेरिया। और यहाँ पर क्लास 1 to 10th की स्कॉलरशिप कवर्ड है। नाउ दिस स्कीम इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 25:75 यानी 75% इज़ कमिंग फ्रॉम सेंटर एंड 25% इज़ कमिंग फ्रॉम स्टेट्स। देन 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड अदर हिली रीजन्स, एंड यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेशन को 100% सेंटर का असिस्टेंस मिल रहा है। हमारा प्राइमरी एम क्या है? Our aim is to reduce dropouts during the transition from primary to secondary education and ensure better participation of disadvantaged children in schooling.
Right. Now, if we talk about two component that we were studying, component 1 is for ST students, that is 9th to 10th, and component 2 is for children of unclean hazardous occupation. Some places it is written 3rd to 10th class, some places it is written 1st to 10th class. In different document, different classes are mentioned, so that I'm unsure of. If you get to know, please tell me also. तो इसके दो components हैं. तो first component is for ST student 9 to 10th class, और second component है unclean या hazardous occupation में जिनके बच्चे employed हैं. तो अगर day scholars है तो component 1 में they'll get 3,500 rupees per annum, and if they're hostlers so they'll get just double the amount, that is 7,000 rupees per annum. And for component 2, hostlers will get 8,000 rupees per annum. These are scholarship rates from 2022 to 23. नाउ अब वो स्कॉलरशिप रिन्यू कब होगी? वो रिन्यू तभी होगी जब 75% अटेंडेंस होगी नीचे एकेडमिक या कंटिन्यू टिल क्लास 10 अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो. बट अगर वो मान लेते हैं किसी बीमारी के तहत, इलनेस के तहत अपेयर नहीं कर पाते एग्जाम में, सो दिस कैन बी रिन्यूड ऑन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. अ स्टूडेंट कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ओनली वंस. नो रिपीटेशन ऑफ स्कॉलरशिप इज़ अलाउड. अगर वो फेल हो जाते हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्कीम, दैट इज़ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्कीम दैट इज़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. पोस्ट मैट्रिक यानी आफ्टर क्लास 10th, दैट इज़ क्लास 11th एंड अबव. तो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को सपोर्ट कर रही है. It assists with tuition, maintenance and other educational expenses. Now, what is the eligibility criteria? First of all, they must belong to scheduled tribe. Now, they must be pursuing studies from class 11 up to postgraduate, and even PhD is supported, including distance or correspondence programs. Family income must be below 2.5 lakh per annum. तो ये condition प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी थी और ये कंडीशन यहाँ पर भी है, दैट इज़ फैमिली इनकम मस्ट बी बिलो 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम. Now, they should be enrolled in recognized institutions जैसे सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल कॉलेजेस या UGC recognized प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एंड कैन नॉट होल्ड एनी अदर सेंट्रल स्कॉलरशिप साइमल्टेनियसली. और कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप साइमल्टेनियसली वो लोग होल्ड नहीं करेंगे. सो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ रहा है कि अगर उन्हें क्लास 11th एंड अबव PhD तक भी पढ़ाई करनी है तो दे विल गेट स्कॉलरशिप. फैमिली इनकम मस्ट बी बिलो 2.5 लाख रुपीज़, और वो जिस इंस्टीट्यूशन में एनरोल हुए हैं दैट मस्ट बी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, UGC रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं. अगर हम फ़ी कंपोनेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर वो इन्होंने इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्सेज लिया है सो उनको 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम की स्कॉलरशिप मिलेगी. अगर वो मेडिकल उसमें है जैसे कि MBBS, MS या MD कोर्सेज उन्होंने किए तो 6 लाख रुपीज़ पर एनम, और अगर कोई और कोर्सेज करें हैं तो देन दे विल गेट 1 लाख रुपीज़ पर एनम. सो ये 3 क्राइटेरिया आप याद रख सकते हैं. दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग दे आर गेटिंग 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम, फॉर मेडिकल कोर्सेज 6 लाख रुपीज़ पर एनम, एंड फॉर ऑल द रेस्ट अदर केसेस दे आर गेटिंग 1 लाख रुपीज़ पर एनम. ये फीस एक्चुअली डिसाइड करेगा स्टेट लेवल फी फिक्सेशन कमिटी, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर रीएम्बर्स्ड ओनली अप टू द सीलिंग. फिर स्टेट्स एंड यूटीज एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं बियॉन्ड दिस सीलिंग, दैट इज़ अलाउड. इसका मतलब ये है कि एक सीलिंग है कि इतना अमाउंट तक पे करना है. नाउ अगर स्टेट्स या यूटीज़ को लगता है कि वो और उन्हें पे करना चाहिए सो दैट दे कैन पे मोर ऑल्सो, बट एक सीलिंग तक ही पे करेगा गवर्नमेंट. Now, some maintenance allowances or stipend are also given. This is for example, I don't think आपको ये याद रखने की ज़रूरत है. It is paid for 10 months in an academic year. जैसे कि ग्रुप 1 है, जैसे जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो हॉस्टलर्स को 1200 रुपीज़ मिलेंगे, डे स्कॉलर्स को 550 रुपीज़ मिलेंगे. देन फॉर ग्रुप 2 इतने मिलेंगे. ग्रुप 3 फॉर आर्ट्स साइंस दे विल गेट, हॉस्टलर्स विल गेट 570 रुपीज़, डे स्कॉलर्स विल गेट 300 रुपीज़. फिर अगर ग्रुप 4 में वोकेशनल कोर्सेज लिए हैं तो हॉस्टलर्स विल गेट 380 रुपीज़ per month, day scholars will get 230 rupees per month. So this you don't need to remember, this is just an example कि उन्हें monthly allowances या stipend भी मिलता है. Now disability allowance मतलब अगर कोई डिसेबल है तो उसको extra allowance मिलेगा in addition to above. Now we are moving towards a very important scheme, that is Eklavya Model Residential Schools. So it was launched in 1997-1998.
I hope I'm not too fast and you're being able to understand things properly, because my aim is to explain you so many things in a very short time, क्योंकि exams are coming and I don't want to waste your time in explaining one scheme and taking 30 minutes for only just one scheme. So that's just waste of our time. I think जितना important है उतना हम अच्छे से कर रहे हैं हर स्कीम के बारे में, बट स्टिल इफ़ यू फील कि आई एम टीचिंग यू टू फास्ट या आपको बहुत बेसिक से समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो दैट ऑल्सो. बट आई एम बिलीविंग कि आपको बेसिक आता है एंड हम ये जो है पूरा बेसिक से भी कवर कर रहे हैं. इनफैक्ट हम पूरी स्कीम जो है अच्छे से कवर कर रहे हैं, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डूइंग एनी रबिश थिंग्स. हम बस स्कीम पे फोकस होकर अच्छे से कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि आपको और बहुत ज़्यादा बेसिक से करना है तो प्लीज़ लेट मी नो दैट ऑल्सो. Now we are going to start Eklavya Model Residential Schools. So this was launched in 1997-98, मतलब it is almost 28 years back का स्कीम 1997-1998 में इस्टेब्लिश हुई थी. तब तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वॉज नॉट इवन फॉर्म्ड, सो इट वॉज established launched under Ministry of Social Justice. But when Ministry of Tribal Affairs was formed in 1999, then the scheme came under this ministry. So under the support is from Article 275 Clause 1 of Constitution. Now हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था Article 275 Clause 1 of Constitution, जो कि फंड से रिलेटेड है कि कैसे स्कीम्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है and support is given to states also to implement these schemes. Now this is managed by NEST, that is National Education Society for Tribal Students, जो कि autonomous body है under Ministry of Tribal Affairs. So please remember this part also कि it is managed by NEST, that is National Education Society for Tribal Students, जो कि एक autonomous body है under Ministry of Tribal Affairs. Now ये स्कीम है क्या, ये करती क्या है, what all it does is कि actually ये free residential education provide करता है. कौन सी क्लास से? From class 6th to class 12th टू SC स्टूडेंट, स्पेशली जो रिमोट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में है. तो यानी कि फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th. नाउ एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स वर ऑल्सो देयर, जो कि इसी स्कीम से हमने मर्ज कर दिए हैं ऑन 29th of April 2022. नाउ इसकी विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर. हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, इक्विटेबल एजुकेशन देना है, इक्विप करना है विद एडवांस एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें हॉलिस्टिक एजुकेशन ऑफर करना है टू ST PVTG स्टूडेंट्स, इंश्योर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि इफेक्टिवली मैनेज हो बाय फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट. नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर. व्हाट इज़ द टारगेट? हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एटलीस्ट एक ऐसा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हम बना पाएँ. तो हर एक ब्लॉक में एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो, पर वहाँ पर हम बनाएंगे जहाँ पर 50% ST पॉपुलेशन है एंड ST एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सनस रहते हैं. सो आपको एक क्राइटेरिया याद रखना है. दिस क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एटलीस्ट 50% ST पॉपुलेशन शुड बी देयर एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन शुड बी देयर. और फिर ऐसे ब्लॉक्स में हम एक ऐसा मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे इन एवरी ब्लॉक. नाउ हमारा टारगेट था कि हम 740 स्कूल्स को स्टैब्लिश करें बाय मार्च 2026, जिसमें से 288 स्कूल्स को सैंक्शन कर दिया गया है एंड 452 स्कूल्स को 2019 में अप्रूव कर दिया है. नाउ What are key features? हम चाहते हैं दिस स्कूल्स टू बी ऑन पार विद जवाहर नवोदय विद्यालय. स्पेशल फैसिलिटीज़ टू प्रिजर्व लोकल आर्ट एंड कल्चर शुड बी देयर. इट शुड प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट. एंड मैक्सिमम स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी होगी? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th वुड बी फॉर 480 स्टूडेंट्स, जिसमें क्लास 6 टू क्लास 10 मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स पर क्लास शुड बी देयर एंड फॉर क्लास 11th एंड 12th 30 स्टूडेंट्स पर क्लास शुड बी देयर. इक्वल सीट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी देयर. यानी कि क्लास 6 टू 12th की हम बात कर रहे हैं इन स्कूल्स में, राइट. और क्लास 6 टू 12th के मिलाकर 480 स्टूडेंट शुड बी देयर, जिसमें क्लास 6 से 10 तक और 60 स्टूडेंट शुड बी देयर एंड 11th और 12th में 30 स्टूडेंट शुड बी देयर. दिस शुड बी द स्ट्रेंथ और ये आपको याद रखना है. नाउ सीट एलोकेशन, 10% सीट्स जो है वो नॉन ST स्टूडेंट्स के लिए भी फिल की जा सकती है, बट टोटल स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 480. Priority would be given for children of staff, children orphaned due to left-wing extremism, children of widows and Divyang parents. 20% seats are reserved under sports quota for deserving ST students and 15 centers of excellence for sports to be set up within this Eklavya Model Residential Schools. तो इसमें क्या याद रखना है?
कि 10% सीट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एसटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की जा सकती हैं, 20% वुड बी द स्पोर्ट्स कोटा फॉर एसटी स्टूडेंट्स एंड 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स वुड बी सेट अप अंडर दिस EMRS. Now, what would be the funding? If we talk about funding, then recurring cost per student would come to rupees 1.09 lakh rupees, and this you have to learn कि एक स्टूडेंट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी. दैट वुड कम टू 1.09 लाख रुपीज़. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा? प्लेन एरियाज़ में दैट वुड बी 37.8 करोड़ रुपीज़ एंड इन हिली एरियाज इट वुड बी 48 करोड़ रुपीज़. अर्लियर इट वॉज 20 करोड़ एंड 24 करोड़ और अर्लियर रिकरिंग कॉस्ट वॉज 61,000 रुपीज़ बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज. तो एक स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट आएगी 1.09 लाख रुपीज़. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वुड कम टू 37.8 करोड़ रुपीज़ फॉर प्लेन एरियाज and 48 crore rupees for hilly areas. Now let us solve two MCQs, that is with reference to Eklavya Model Residential Schools. So पहला statement बोल रहा है EMRS was launched in 97-98 under Article 275 Clause 1 of Constitution. So एकदम सही statement है. Currently EMRS is implemented as central sector scheme under Ministry of Education. So this is wrong क्योंकि this is centrally sponsored scheme. So 2 is wrong. Now every block with more than 50% of ST population and at least 20,000 tribal person is eligible to have one EMRS. So this is right. Now second statement is EMRS provide education up to class 12th with maximum intake of 60 students from class 6 to 10th and 30 students in class 11th and 12th. So this is right. Non-ST students are not allowed to enroll in EMRS under any circumstances. So this is wrong because 10% non-ST students are allowed. Then the recurring cost per student in EMRS is 1.09 lakh per annum. So this is right. It has been increased from 61,000 rupees. Now the recurring cost for one student in EMRS is 1.09 lakh rupees. So this is absolutely right. So answer is C 1 and 3. Now let us move to next sets of scheme, that is Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission, Development of PVTGs and National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation. These are economic and livelihood empowerment schemes. So first is Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Yojana. Now this is a revamped and consolidated version of earlier schemes. पहले दो schemes हुआ करती थी, that is mechanism for marketing of minor forest produce through MSP and second scheme was institutional support for development and marketing for tribal products. इन दोनों scheme को merge कर दिया एंड देन इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके एक नई स्कीम लॉन्च की, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन जातीय विकास योजना विकास मिशन एंड फ्रॉम 2021-22 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. यानी अगर ऑप्शन में आए या क्वेश्चन में एग्जाम में आए कि विच टू स्कीम्स वर मर्ज टू फॉर्म प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन, सो आंसर वुड बी फर्स्ट MSP फॉर MFP मिशन एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ tribal products. Now this was launched in 21-22. Nodal Ministry is Ministry of Tribal Affairs. Implementing agency is TriFed. Tenure is 2021-22 to 2025-26. Financial outlay is 1,612 crore rupees. सारे states and UTs जहाँ पर notified scheduled tribes है वहाँ ये scheme cover कर रही है. It is central sector scheme यानी 100% funded by Government of India. नाउ इसके कुछ की कंपोनेंट्स है. पहली बात तो दो स्कीम्स को मर्ज कर लिया है, तो MSP फॉर MFP प्रोक्योरमेंट वुड बी देयर, देन वन धन केन्स वुड बी देयर. सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इट इज़. सो MSP जो होता है दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ MFP प्राइसिंग सेल. नाउ रिजॉल्विंग फंड्स यानी 100% गवर्नमेंट फंडेड फंड्स आर गिवन फॉर प्रोक्योरमेंट व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो MSP बट लॉसेज आर शेयर्ड इन द रेशियो 75:25. यानी कि फंड्स 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, बट जो लॉसेज होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर इन द रेशियो 75:25. प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड विद ST गैदरर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, हाट बाजार, स्टोरेज, गोडाउन्स वुड बी सेटअप. देन वंधन केन्स वुड बी देयर. वंधन केन्स का मतलब होता है जैसे हर एक वंधन केन को मिलाकर
कुछ 15 वनधन SHGs होते हैं, दैट इज़ 300 मेंबर्स। तो हर वनधन केंद्र को बनाने के लिए 15 लाख रुपीज़ वुड बी गिवन, ताकि रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग, टूल किट्स, मशीनरी, पैकेजिंग, एवरीथिंग कुड बी डन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केटिंग लिंकेजेस वुड बी डन, देन वनधन प्रोड्यूसर इंटरप्राइज वुड बी सेटअप, इट वुड बी रजिस्टर्ड। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ऑफ ₹64 लाख ओवर 3 years फॉर फॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग, एक्सपोजर, विजिट, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। यानी कि आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज एक वनधन केंद्र के लिए 15 लाख रुपीज़ इज़ गिवन, और फिर वनधन प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस के लिए 64 लाख रुपीज़ दिए जा रहे हैं फॉर 3 years। प्लीज़ रिमेंबर दीज 2 फैक्ट्स। Then marketing support would be given and skill and entrepreneurship development support would be provided. Now next is development of PVTGs। तो इसमें हमको PVTGs के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर कि 1973 में धेबर कमीशन ने हाईलाइट किया था स्पेशल नीड एंड स्पेशल अटेंशन हमें देना है टू आर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़। फिर 1975-1976 में गवर्नमेंट ने 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करा कि ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं। 2006 में इसको PVTGs का नाम दिया गया, दैट इज़ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर द फुल फॉर्म, P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली एंड नॉट प्रिमिटिव। प्लीज़ रिमेंबर, कन्फ्यूज नहीं होना है, इट इज़ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नाउ सेंसस 2011 ने हमें बताया कि हमारे पास टोटल 75 PVTGs हैं in 18 states and 1 UTs. Maximum PVTGs are there in Odisha. So this is very important, even if it was asked in UPSC exam. So this becomes important for us to learn for our RBI, NABARD, EPFO, every exam. Please remember this. 1973 में धेबर कमीशन ने हाईलाइट किया नीड को। 75-76 में 52 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे। 2006 में इसका नाम PVTGs कर दिया गया। सेंसस के अकॉर्डिंग 75 PVTGs है जो 18 स्टेट्स और 1 UT जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और मैक्सिमम PVTGs उड़ीसा में है। नाउ PM PVTG डेवलपमेंट मिशन वॉज लॉन्च इन बजट 2023-24। तो क्योंकि हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है ऑफ PVTGs, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उन्हें। इसका ड्यूरेशन है 3 years, बजट है 15,000 करोड़ रुपीज़। 3 years मतलब 23 से 26, एंड इसका बजट है 15,000 करोड़ रुपीज़। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज़ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो ये क्या है? ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंटरप्रेन्योर्स को। कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब इंटरप्रेन्योर्स है जो क्रेडिट लेना चाहता है, जो अपनी इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहता है, सो दिस कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड ईजी फंड। इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 2001। इट इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव है कि कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना है टू एलिजिबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडिविजुअल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कॉपरेटिव्स फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नाउ इसमें आपको जो याद रखना है वो ये दोनों फैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, और एप्लीकेंट जो है वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए, राइट। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अप्लाई कर रही हैं तो एटलीस्ट 80% मेम्बर्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब होनी चाहिए, इनकम लिमिट 3 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए, एंड मेंबरशिप जो है वो 80% से ज़्यादा ही रहनी चाहिए ड्यूरिंग द फुल लोन टेन्योर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अगर लोन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं? अगर इंडिविजुअल्स ले रहे हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होना चाहिए, इनकम लिमिट 3 लाख से कम होना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले रही हैं तो 80% से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होने चाहिए। जो इनकम लिमिट है वो अगेन 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कम होनी चाहिए, और मेंबरशिप जो है वो 80% रहनी चाहिए ड्यूरिंग द लोन टेन्योर। नाउ इसके अंदर टर्म लोन स्कीम दी जा सकती है, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना फॉर ST वुमेन, माइक्रो क्रेडिट स्कीम कुड बी गिवन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड आदिवासी शिक्षा ऋण योजना फॉर हायर एजुकेशन लोन्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या दिया जाता है। सो फर्स्ट इज टर्म लोन स्कीम। टर्म लोन स्कीम हमने पढ़ा किसके लिए है? टर्म लोन स्कीम इज़ फॉर जनरल इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़। तो यानी कि अगर कोई भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए टर्म लोन स्कीम ली। टर्म लोन स्कीम में 50 लाख रुपीज़ पर यूनिट तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर्ड है। लोन इज़ कवर्ड अप टू 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट इज़ 6% पर एनम, एंड थ्रू सब्सिडी और प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और मार्जिन मनी बैलेंस मनी इज़ प्रोवाइडेड।
उसके बाद सेकेंड स्कीम इज़ आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। तो दिस इज़ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ पर यूनिट प्रोवाइड की जाएगी। लोन कॉस्ट 90% लोन कॉस्ट कवर्ड है। इंटरेस्ट रेट वुड बी 4% पर एनम, हाईली कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। देन माइक्रो क्रेडिट स्कीम, यानी लोन लिमिट इज़ 5 लाख रुपीज़ पर SHG, इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। देन आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, दिस इज़ फॉर एजुकेशन। तो 10 लाख रुपीज़ का लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट वुड बी 6% पर एनम। नो इंटरेस्ट पेएबल ड्यूरिंग कोर्स पीरियड +1 और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब। राइट, नाउ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइबल्स, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया मिशन वॉज लॉन्च। सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन वॉज लॉन्च इन 2023। इसका एम था कि हमें 7 करोड़ पीपल को जिनकी एज 0 to 40 ईयर्स है बाय 2025 स्क्रीन करना है, और हमें उनको काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और एलिमिनेट करना है इस डिसीज़ को बाय 2047। इसमें स्पेशल फोकस था ट्राइबल एरियाज़ पे विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ICMR। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। Though it is not directly linked to Ministry of Tribal Affairs, but क्योंकि it is an important part, so I thought to tell you this also, that National Sickle Cell Anemia Mission was launched in 2023. Total elimination हमें करना है 2047 तक, and 0 to 40 years people की screening करनी है। Then 15 November is बिरसा मुंडा जयंती, and this is observed as जनजातीय गौरव दिवस since 2021. It celebrates tribal heritage, freedom fighters, contribution to India with large scale events organized nationwide. So please remember 15 November Birsa Munda Jayanti is observed as Janjatiya Gaurav Divas. Now Adivani, also remember this Adivani क्या है? Adivani is a community radio initiative of Ministry of Tribal Affairs जो यूनिसेफ के सपोर्ट से बना था to spread awareness of government schemes, preserve tribal culture and empower tribal communities through local language content. Now we will move on to our last scheme, that is Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, because these two schemes I'll provide you the link, ये separately covered हैं already. Now our लास्ट स्कीम इज़ प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। सो ये स्कीम जो है वो रिवैम्प की गई है 2021-22 में। एक्चुअली लॉन्च की गई थी 2009-2010 में, जिसका पहले नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। नाउ दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26 एंड नोडल मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जिसमें आपको याद क्या रखना है, सिंपल है कि हमें क्या करना है। आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब कुछ मॉडल हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं। तो हमें ट्राइबल विलेजेस को आदर्श ग्राम यानी मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हमें कन्वर्जेंस करना है स्टेट एंड सेंटर स्कीम्स का, विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं। जहाँ पर गैप आ रहा है स्कीम्स में, तो उसको में हमें गैप फिल करना है। इसमें हमने 36,428 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है, जिसकी 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड जहाँ पर 500 से ज़्यादा ST पीपल रहते हैं। इट कवर्स अराउंड 40% ऑफ इंडियाज़ ट्राइबल पॉपुलेशन, covers around 4.22 crore people. So please remember the coverage criteria, that is important. So that's it for the day. I hope आपको ये शॉर्ट सिंपल स्वीट वीडियो में सारी फैक्ट्स सारी चीज़ें समझ आई हो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट मिनिस्ट्री स्कीम्स. Till then, keep learning, keep watching, and please like, share and comment, and thank you for watching.